कुछ तो बात रही होगी उनके अंदर, कुछ तो कन्विंस करने की बात रही होगी, कुछ तो पब्लिक डीलिंग की बात रही होगी। उस समय तो कहीं पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम नहीं थे, तो ये सब होता कैसे था। नमस्कार मित्रों, इंडिया वर्सेस भारत की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 3 दोस्तों की, 3 मित्रों की। जो 3 मित्र एक रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए एक ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन 1 घंटे लेट है। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होता है ट्रेन 2 घंटे लेट है। फिर अनाउंसमेंट होता है फिर से 45 मिनट लेट है। इस पर इन 3 मित्रों की रिएक्शन क्या होती है। जो सबसे पहले मित्र हैं, इनकी रिएक्शन ये होती है कि ये बड़ी बेचैनी से, मतलब अनाउंस हुआ 45 मिनट बाद ट्रेन आएगी, तो बड़ी बेचैनी से इन्होंने स्टेशन पर टहलना शुरू कर दिया। बिना रीज़न के इन्होंने स्टेशन के चक्कर काटने चालू कर दिए। उसके बाद ये थोड़ा थक गए, बैठे आके, तो बैठने के बाद भी इनके पैर लगातार हिल रहे हैं। इनके दिमाग में एक कल्पनाशीलता चल रही, इनके दिमाग में एक चिंतन चल रहा है, तरह तरह की कल्पनाएँ आ रही। कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं मैं यहाँ बैठा हूँ ट्रेन कहीं बाहर से निकल तो नहीं गई, ऐसा तो नहीं अनाउंसमेंट कहीं गलत हो गया, ऐसा तो नहीं कि ट्रेन डाइवर्ट हो गई। दूसरे व्यक्ति को अंदर से बहुत ज़बरदस्त गुस्सा आ रहा है। गुस्सा उनको इस बात का आ रहा है कि ट्रेन लेट क्यों हुई। क्या उनके समय की कीमत नहीं है? क्या वो फालतू हैं? क्या वो खाली बैठे हुए हैं? और उन्होंने इतने गुस्से में गालियाँ देना चालू कर दिया रेलवे विभाग को। गालियाँ देते जा रहे हैं और साथ में अगल बगल वाले मित्रों को बताते जा रहे हैं कि ट्रेन को कंट्रोल करना जो रेलवे कंट्रोलर का काम है, वो कोई इतना कठिन काम नहीं होता है, वो कोई भी कर सकता है, बस व्यक्ति काम ईमानदारी से करना चाहे। और जो तीसरे जनाब हैं, उनका तो कहना ही क्या। उन्होंने जैसे ही पता चला 45 मिनट बाद ट्रेन आएगी, तो उन्होंने 40 मिनट बाद का अलार्म लगाया और वो आराम से खर्राटे लेने लगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं कहानी क्यों सुना रहा हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति के बारे में, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में, जो कि एक चिकित्सा पद्धति से ज़्यादा किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को जानने का एक तरीका हुआ करती थी। यही रीज़न था कि हमारे प्राचीन समय में 2 अचला धारण करने वाले व्यक्ति, 2 कपड़े के टुकड़े को धारण करके चलने वाले व्यक्ति बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास चले जाया करते थे और उनसे ज़मीन मांगा करते थे कि मुझे यहाँ यज्ञ करना है या गौशाला बनाना, मुझे इतनी ज़मीन चाहिए। और राजा महाराजा प्रणाम करके उनसे कहते थे, महाराज आपको जहाँ से जितनी ज़मीन चाहिए आप स्वयं नाप लीजिए। तो कुछ तो बात रही होगी उनके अंदर, कुछ तो कन्विंस करने की बात रही होगी, कुछ तो पब्लिक डीलिंग की बात रही होगी। उस समय तो कहीं पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम नहीं थे, तो ये सब होता कैसे था। जब कोई व्यक्ति छोटे मोटे बीमारियों से ग्रसित होता था तो उसका इलाज कैसे होता था। उस समय तो डॉक्टर नहीं थे, उस समय तो इतने बड़े बड़े रक्षा बजट और चिकित्सा बजट नहीं हुआ करते थे जिसमें चिकित्सा सामग्री की अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की जाए, दवाइयों के अलग अलग मेडिकल स्टोर स्थापित किए जाए। उस समय का सिस्टम कैसे चलता था, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो जो पहले तरह के व्यक्ति थे जो बड़े बेचैन से दिख रहे थे, वो जनाब थे वात प्रकृति के व्यक्ति। वात प्रकृति के व्यक्ति, वात का मतलब हवा। जो अब हम लोगों के आयुर्वेद में 3 प्रकृतियाँ बताई गई, वात, पित्त और कफ। वात का मतलब हवा से है, हवा का जैसा स्वभाव होता है। हवा का क्या स्वभाव होता है? हवा एक जगह टिकती नहीं। हवा का मतलब हवा के व्यक्ति, किसी व्यक्ति का स्वभाव हवा वाला है तो उसमें चित्र में विरग्यता, एक जगह स्थिर होने की कोई क्षमता नहीं होगी इसके अंदर। उसके दिमाग के अंदर अस्थिरता चलती रहेगी, उसके दिमाग के अंदर कल्पनाशीलता चलती रहेगी, वो बिना मतलब बेचैन रहेगा, उसके अंग प्रत्यंग में गति बनी रहेगी। और इस तरीके का व्यक्ति जो होगा, वो उसका जो डील डॉल होगा वो बिल्कुल इकहरा बदन होगा, उसके शरीर पर एक्स्ट्रा मांस नहीं होगा और उसकी स्किन में हमेशा क्या होगा, सूखापन रहेगा, क्योंकि हवा का जो बेसिक नेचर होता है वो सुखाने का होता है। और हवा की प्रकृति होने के कारण उसकी आवाज़ भारी होगी, उसके बदन में सूखापन होगा, उसकी स्किन में सूखापन होगा, उसकी स्किन मॉइस्चर वाली कभी नहीं होगी, उसके शरीर में दुबलापन होगा, चित्त में अस्थिरता होगी और उसके शरीर में जगह जगह दर्द हुआ करेंगे। और जब मैं दर्द की बात कर रहा हूँ तो किसी दुर्घटना जनित दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कहीं गिर गए, किसी समय आपको चोट लगी, वो दर्द नहीं। जोड़ों का दर्द हो गया आपका, बैठे बैठे कुछ नहीं शरीर दर्द कर रहा है, कहीं गर्दन दर्द करने लगी, कहीं सिर दर्द करने लगा, कहीं पैर दर्द करने लगा, कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, तो ये सारी की सारी प्रकृति उस व्यक्ति की होगी। अब उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उस व्यक्ति के साथ यदि आपको कन्वर्सेशन करना है और आपको लग रहा है आपका कन्वर्सेशन किसी ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, वो आपसे कुछ ऐसा कोई चीज़ पूछने वाला है जो आप जवाब नहीं देना चाहते, तो उसके ध्यान को भटकाने का बहुत अच्छा तरीका, आप कोई भी बीच में एक
अटेंडम क्वेश्चन पूछ दीजिए, उसके दिमाग से वो जो चर्चा कर रहा था वो उतर जाएगी। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भूलने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके पहचानने का तरीका होता है, बात करते करते भूल जाते कह क्या रहे थे। ये तो हुई पहले प्रकृति की व्यक्ति। दूसरे प्रकृति का व्यक्ति जो क्या कर रहा था, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। तो गुस्सा करने का जो लक्षण होता है वो पित्त के द्वारा डिनोट होता है आयुर्वेद में। पित्त का मतलब आग। आपके अंदर जो पित्त होता है, जो आग होती है, वही क्या करती है, आपके खाने को पचाने का काम करती है। जब इस पित्त प्रवृत्ति की चीज़ें आपके शरीर में बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति के अंदर गुस्सैलपना हो जाता है। वो व्यक्ति वात प्रकृति वाले व्यक्ति से भी दुबला पतला होगा, उसके अंदर गुस्सापन होगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, उसके स्वभाव में बहुत ज़्यादा एंगरनेस होगी। और वो व्यक्ति जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं सनकी व्यक्ति, कि जरा से में सनक जाने वाला व्यक्ति। और इस तरीके के व्यक्ति के अंदर गुण होता है समाज सेवा का। दैट मीन्स उसको समाज के लोगों को ज़बरदस्ती एडवाइस देने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि यदि ये ऐसे करते हम भी करते हैं, हमने भी किया हुआ है, यदि हम ऐसे करते तो इस तरीके से करते, इस तरीके से हो जाता। और इस व्यक्ति की खासियत होगी, इस व्यक्ति के सामने यदि ये व्यक्ति आपसे भिड़ा है और आप थोड़ा सा झुक गए तो ये व्यक्ति अपनी जान तक आप पे न्यौछावर कर देगा। और यदि आप इस व्यक्ति से भिड़ गए तो ये व्यक्ति आपको नीचा दिखाने में, आपको क्षति पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। ये होता है पित्त प्रकृति का लक्षण, जो कि ये दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर था, जो कि रेलवे को गालियां दे रहा था। अब तीसरे व्यक्ति और जो दूसरे नंबर का व्यक्ति पित्त प्रकृति वाला है, इसके अंदर एक और बहुत ख़राब चीज़ होगी कि ये बहुत जल्दी थक जाएगा, बहुत जल्दी इसको थकावट आ जाएगी, बहुत जल्दी इसके शरीर में दर्द होने लगेगा, बहुत जल्दी इसको एनर्जी लेस फील होने लगेगा, क्योंकि इस व्यक्ति का दिमाग अपने कैपेसिटी से ज़्यादा चल रहा है। इस व्यक्ति के दिमाग की क्या नेचर है कि ये व्यक्ति सो नहीं पाएगा, मतलब सोने की कोशिश करेगा, बिस्तर में लेट करके घंटों इसकी ड्रीमिंग चला करेगी, खुली आंखों से सपने देखने वाली जो चीज़ होती है वो इस व्यक्ति के अंदर होगी। तो ये सारे के सारे पित्त लक्षण वाले व्यक्ति के प्रवृत्ति के व्यक्ति के एग्जाम्पल है। जो मैंने कहानी सुनाई थी उसमें दूसरी तरह का जो व्यक्ति था। तीसरी तरह का व्यक्ति कफ प्रवृत्ति वाला है, जिसकी तुलना यदि किसी जानवर से करनी चाहिए तो आप उससे हाथी से कर सकते हैं। इसके डील डॉल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मांस आपको इसके शरीर पर दिखाई देगा। इस तरीका का व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा लंबा, ज़्यादा चौड़ा होगा। ये इस व्यक्ति के अंदर किसी भी काम को करने का, किसी भी कला को करने का सबसे ज़्यादा पेशेंस होगा। मतलब इसको यदि आपने कोई व्यक्ति कोई काम दे दिया तो इसको किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है। ये पूरी व्यवस्थित तरीके से जब तक 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा तब तक ये उस काम को करेगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं जहाँ पर एक्सीलेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, समय की फ़िक्र नहीं है, समय की कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। दूसरा जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो इसका गुण होंगे, वो ये होंगे कि ये व्यक्ति कभी भी कोई भी काम जल्दी में नहीं करेगा। कफ का नेचर आप देखते हैं, कफ थूकते हो ज़मीन में चिपक जाता है, बड़ी मुश्किल से छूटता है। हर काम ये व्यक्ति आराम से करेगा। ये व्यक्ति जब उठेगा सुबह तो इसको भारीपन, जुकाम, खांसी की समस्या अक्सर रहेगी। तो सिर्फ हम लोगों ने एक घटना देखी, उस घटना के आधार पर हम तीनों व्यक्तियों के गुणों को जान सकते हैं, तीनों प्रकृति के व्यक्तियों के गुणों को एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा था हमारा पुरातन चिकित्सा विज्ञान। और चिकित्सा विज्ञान, अब आप कहोगे कि वात, पित्त और कफ के बारे में हमने बहुत सुना है, पर हमें क्यों पढ़ना, हमें इसके बारे में क्यों जानना, हमें इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे तो कोई रोग नहीं है, ना मैं कोई चिकित्सक हूँ, ना मेरे पास कोई डिग्री है, तो मुझे इसको क्यों जानना है? इसको जानने से मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे बड़ी बात जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे तरह तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारे समय में बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारे भारत में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। जो हमारे रसोई घर में डिफरेंट पदार्थ होते हैं, उसमें से कौन सा गर्म तासीर का, कौन सा ठंडी तासीर का, इसकी शिक्षा अपने आप बच्चियों को, बेटियों को अपनी माँ लोगों से मिल जाया करती थी। तो इसीलिए कहीं किसी व्यक्ति को कभी बहुत कोई बड़ा रोग हो तो शायद ही वैद्य की ज़रूरत पड़े, बाकी सबके सब घर में ही अपना उपचार कर लिया करते थे। और बिलीव मी, इसका आप आज के समय में इसका यूज़ पूछोगे तो यदि आपको इस तरीके की चीज़ें पता है, इसी तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, दिन के किस समय में आपका कफ ज़्यादा होगा, दिन के किस समय में आपका पित्त ज़्यादा होगा, दिन के किस समय में आपका वात ज़्यादा होगा। सीधा सा एग्जाम्पल, बच्चे कफ की प्रकृति के होते हैं, इसीलिए देखते हो सबसे ज़्यादा यदि किसी को भी जुकाम हो जाए, बच्चा बड़ा बूढ़ा, सबसे ज़्यादा उसको समस्या सुबह के समय होती है।
दोपहर के समय पित्त सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा दोपहर के समय, जो खाना खाने का समय होता है उस समय होती हैं, जिस समय मंदिर बंद होने का समय होता है। दोपहर में जिस समय भगवान विश्राम करते हैं वो समय होता है जिस समय सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो वात होता है, जो वात का मतलब जितने भी दर्द होते हैं ज़्यादातर आपके सूर्य ढलने के साथ शाम के समय स्टार्ट होते हैं और रात भर कई लोग अपने घुटनों के दर्द से, कमर के दर्द से, गर्दन के दर्द से परेशान घूमा करते हैं। तो ये हमारे समाज में जो ये जो चिकित्सा विज्ञान था, ये सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं था, ये जीवन जीने की एक कला थी। अब हमको इसको इसलिए सीखना है, यदि आपने हमको ये चीज़ सीख ली तो शायद हम अपने घर के परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों से जिनसे हम लोग रोज़ मिलते हैं, उनको शायद ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें और उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद कर सकें। अपनी तो मदद करें ही, अपने परिवार की तो मदद करें, साथ में जिन लोगों से मिलते हैं उनसे मदद कर सकें। और जितने भी युवा लोग हैं इनसे मैं बताऊं, यदि आपको ये थोड़ा सा एनालाइज करना आ गया, आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, आपने थोड़ा सा सीख लिया, कभी आप किसी इंटरव्यू में आपको शिकस्त देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि इंटरव्यू में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप सवाल का सही जवाब दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि सामने वाला आपके सवाल का आंसर सही समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। सामने वाले के अनुसार आपके जवाब और सवाल के आंसर चेंज होते हैं। तो अत्याधुनिक भारत में, आज के भारत में हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ये पूरा विज्ञान था जिसमें एक छोटी सी चीज़ पकड़ करके आपके पूरी विशेषताएं, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, आप कहाँ पर अच्छा करोगे, आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, एक पूरा सेटअप था, एक पूरा विज्ञान था। तो प्लीज़ जब तक आप इसको जाने ना, जब तक आप इसको समझे ना, तब तक आप इसको अंधविश्वास करके नकारें नहीं। आप पहले नंबर पे इसको जानिए, समझिए, उसके बाद यदि आपको लग रहा है ये अंधविश्वास है तो आप बिल्कुल नकार सकते हैं। धन्यवाद।